एक घर, 4 लाशें और 5 कत्ल। वाराणसी में गुप्ता परिवार के सामूहिक हत्याकांड की उलझी हुई खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये खबर वाराणसी की है। वाराणसी में मंगलवार को भदैनी की संकरी गलियों और पत्थर की इमारतों पर सूरज की रोशनी पड़ते ही भोर चुपचाप ढल चुकी थी। लेकिन एक घर में खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। यह भेलेपुर के बीचों बीच बसा गुप्ता परिवार का घर था। वहां रहने वाले नीतू गुप्ता और उनके 3 बच्चों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। उनके जिस्म मानो लहू से सनकर जम गए थे। हर जिस्म पर एक एक गोली का जख्म नुमाया था, जो उनके जिंदगी के आखिरी पलों की खौफनाक कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। बस घर का मुखिया राजेंद्र गुप्ता कहीं लापता थे। जब घर के 4 लोगों की मौत की खबर फैली तो वाराणसी में अटकलों का दौर शुरू हो गया। राजेंद्र गुप्ता कुख्यात शख्स था। सालों पहले उस पर खानदानी जायदाद को लेकर हुए झगड़े में अपने ही भाई यानी कृष्णा और उसकी पत्नी यानी मंजू का कत्ल करने का आरोप लगा था। उसके हाथ परिवार के खून से रंगे थे और ये बात शहर को याद थी। इसलिए जब गुप्ता परिवार के 4 लोगों का कत्ल हुआ तो फौरन यह अनुमान लगाया गया कि राजेंद्र गुप्ता ने शायद बेकाबू गुस्से में आकर परिवार को मार डाला था और फिर भाग निकला। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। 4 लाशों की बरामदगी के कुछ घंटों बाद पुलिस ने राजेंद्र के मोबाइल लोकेशन को रोहिनिया में 15 किलोमीटर दूर एक निर्माणाधीन इमारत में ट्रैक किया। वहाँ एक खाली आधे अधूरे घर में राजेंद्र गुप्ता का जिस्म पड़ा था। फर्श पर बेजान उसके सीने पर कई गोलियां के घाव थे, जिनसे खून बह रहा था। ये मंजर हैरान कर देने वाला था और खौफनाक भी। और इसमें भी अजीब बात यह थी कि आसपास कोई हथियार भी मौजूद नहीं था। वाराणसी पुलिस के अनुभवी अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वो हैरान होकर मौके वारदात पर खड़े थे। उनमें से एक ने बुदबुदाया, 3 गोलियां कोई हथियार नहीं, संघर्ष का कोई निशाना नहीं। उनके जेहन में सवाल कुलबला रहा था, अगर उसने खुद को नहीं मारा तो किसने मारा। निर्माणाधीन घर राजेंद्र गुप्ता का ही नया प्रोजेक्ट था। वो उसका एक ऐसा निवेश था जिससे वो अपने कारोबार की तकदीर बदलने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर मेहता जिस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे वह था राजेंद्र का विवादित अतीत और दशकों से चली आ रही गहरी दुश्मनी। क्या यह उसके भाई की हत्या का बदला था या फिर किसी ने शक को दूर करने के लिए राजेंद्र की बदनामी का फायदा उठाया था। शुरुआती तौर पर पुलिस घटना के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश ही मानकर चल रही थी, क्योंकि मृतक राजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 1997 में ठीक इसी दिन यानी मंगलवार को अपने पिता के साथ एक सुरक्षाकर्मी और अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी। आरोप के मुताबिक राजेंद्र ने अपने भाई कृष्णा और भाभी मंजू को भी सोते वक्त गोली मार दी थी। वहीं हत्याकांड के समय घर में मौजूद राजेंद्र की एकमात्र बुजुर्ग मां के मुताबिक उनको इस पूरी वारदात की भनक नहीं लगी, जो एक हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस घर में दर्जन भर राउंड फायरिंग हो और किसी को उसकी आवाज़ सुनाई ना दे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि जिस घटना को पुलिस पहले हत्या और खुदकुशी मानकर जांच कर रही थी, वो अब नए सिरे से 5 हत्याओं की पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में स्थित राजेंद्र गुप्ता के मकान से उस समय चीख पुकार की आवाज़ आने लगी। जब वहां नौकरानी काम करने के लिए पहुंची, मकान के अलग अलग कमरों में और बाथरूम में घर की मालकिन राजेंद्र की पत्नी सहित उनके 3 बच्चों के शव खून से सने पाए गए। चारों को गोली मारी गई थी। घटना के कई घंटे बीतने के बाद भी जब परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता का पता नहीं चला तो पुलिस यह मान बैठी कि गुस्सैल प्रवृत्ति और अपराधी प्रवृत्ति के राजेंद्र गुप्ता ने ही पारिवारिक कलह से तंग आकर पहले अपने परिवार के सभी 4 सदस्यों को खत्म किया और फिर फरार हो गया।
क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने ही वर्ष 1997 में प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई यानी कृष्णा और उनकी पत्नी यानी मंजू को सोते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस हत्या के खिलाफ राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने भी भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उस वक्त राजेंद्र गुप्ता ने अपने पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी और ऐसा ही कुछ हुआ। भाई की 13वीं के पहले ही पिता लक्ष्मी नारायण को गोली मार दी गई और उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने राजेंद्र और उसके साथी अनिल को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ठीक से केस की पैरवी न हो पाने की वजह से राजेंद्र जेल से रिहा हो गया था। बाहर आने के बाद उसने पूरी संपत्ति पर अकेला कब्जा कर लिया था। मंगलवार की घटना के बाद पुलिस राजेंद्र गुप्ता की लोकेशन ट्रेस करते हुए शहर के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रामपुर लठिया पहुंची। वहां राजेंद्र का निर्माणाधीन मकान है, लेकिन वहां राजेंद्र का शव लहूलुहान हालत में बिस्तर पर पड़ा था। पुलिस अपनी इस थ्योरी पर चलना चाह रही थी कि परिवार के चारों सदस्यों की हत्या करने के बाद राजेंद्र ने 15 किलोमीटर दूर आकर खुदकुशी कर ली होगी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये नहीं हो सका, क्योंकि राजेंद्र का शव बिस्तर पर पड़ा था और बिस्तर पूरी तरह से मच्छरदानी से कवर था। वहीं खूंटी पर राजेंद्र की कमीज टंगी हुई थी और राजेंद्र के सीने और सिर के दाहिने कनपट्टी पर बुलेट इंजरी दिखाई पड़ रही थी। राजेंद्र को 2 से 3 गोलियां मारी गई थी। मौके से किसी तरह के हथियार की बरामदगी भी नहीं हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अपने परिवार के चारों सदस्यों को मौत की नींद सुलाने के बाद कैसे कोई 15 किलोमीटर दूर जाकर पूरे इत्मीनान के साथ कमीज उतारकर और मच्छरदानी लगाकर सोने जाता तो खुद को एक नहीं बल्कि 2-3 गोली मार लेता है। इसलिए पुलिस ने अब अपनी पुरानी थ्योरी से हटकर 5 लोगों के मर्डर मिस्ट्री की जांच शुरू कर दी, क्योंकि राजेंद्र के परिवार के सदस्यों की हत्या भी पिस्तौल से की गई थी। कई गोलियां उतारी गई थी। ऐसे में कहना है कि हत्यारा कोई और है और 5 को अंजाम देने वाला कोई प्रोफाइल शूटर है तो हैरानी नहीं होगी। इस बीच राजेंद्र गुप्ता के परिजन और रिश्तेदारों से बात की गई तो एक और हैरानी की बात सामने आई। घटना के दौरान राजेंद्र की मां यानी सरदा देवी घर में मौजूद थी, लेकिन उन्हें अपनी बहू और 3 पोतों और 1 पोती की हत्या की भनक तक नहीं लग पाई। बंद फ्लैट में लड़की का कत्ल, बगल में सोती रही सहेली, बेंगलुरु में हुई रहस्यमयी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों ये खबर बेंगलुरु की है। 28 अगस्त की सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की कॉल करती है। वो बेहद घबराई हुई है। पुलिस को बताती है कि किसी ने उसकी दोस्त का कत्ल कर दिया है। उसकी लाश बिस्तर पर उसके बगल में पड़ी है। ये अपने आप में एक बेहद अजीब बात थी। लाश बिस्तर पर किसी के बगल में पड़ी थी और उसे पता ही नहीं था कि उसके बगल में सो रही उसकी दोस्त की जान किसने ली। बहरहाल फ़ोन रखते ही पुलिस फ़ौरन उस लड़की के बताए पते पर पहुंचती है। मकान नंबर 741, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट ब्लॉक, SMB लेआउट, कंगेरी उपनगर, बेंगलुरु। जैसी की खबर मिली थी कि पुलिस को मौके वारदात का मंजर कुछ ऐसा ही नज़र आता है। यहाँ वाकई में मकान के बेडरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके गले पर चाकू जैसी किसी तेज धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान थे और पूरा का पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था, जबकि फ़ोन करने वाली लड़की बेहद डरी घबराई थी और मौके वारदात पर खड़ी थी। वहां आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मरने वाली लड़की की पहचान 25 साल की नाब्या श्री के तौर पर हुई। नाब्या श्री न सिर्फ एक बेहद दिलकश और खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, बल्कि पेशे से एक डांस इंस्ट्रक्टर थी जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड से जुड़ी थी। लेकिन सवाल ये था कि एक इतनी हैप्पी लकी किस्म की लड़की की जान किसने ली, वो भी इतने भयानक तरीके से कि उसी के घर के अंदर
आखिर आखिर कौन था वो? इससे भी अजीब बात यह थी कि जब नाब्याश्री घर में अपनी सहेली यानी ऐश्वर्या के साथ मौजूद थी और दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी, तो फिर ऐश्वर्या को इस वारदात का पता कैसे नहीं चला? ये भी कम हैरान कर देने वाली बात नहीं थी। कातिल आधी रात को चुपचाप घर में कैसे घुस आया और नाब्याश्री की जान लेकर दबे पांव कैसे फरार हो गया? किसी ने उसके ज़बरदस्ती घर में घुसने या फिर मौत से पहले नाब्याश्री को चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? ये सवाल लगातार पुलिस को कुरेद रहे थे। बहरहाल पुलिस ने इस वारदात की कंप्लेंट और इकलौती जस्मदीद ऐश्वर्या से ही पूछताछ कर कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश शुरू की। ऐश्वर्या ने बताया कि नाब्याश्री बचपन की दोस्त थी और दोनों साथ ही खेलकूद कर बड़े हुए हैं। दोनों का ताल्लुक कर्नाटक के ही शिवमोगा जिले के भद्रावती इलाके से था और इन दिनों दोनों बेंगलुरु में ही रह रही थी। करीब 3 साल पहले नाब्याश्री को किरण नाम लड़के से प्यार हो गया था। बहुत जल्द ही दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। इसके बाद नाब्या अपने पति के पास बेंगलुरु आ गई और डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नाब्याश्री और उसके पति के रिश्तों में खटास आ गई थी। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अब नाब्याश्री को अपने ही पति किरण से खतरा महसूस होने लगा था। 27 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे नाब्याश्री ने ऐश्वर्या को फ़ोन किया और उसे अपने पास बुला लिया। ऐश्वर्या की मां ने तो उसकी सहेली नाब्या से उससे कहा था कि वो अपने ही घर में अनसेफ फील कर रही है, इसलिए उसे अपने पास बुला रही है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। नाब्याश्री को फ़ोन आने के बाद ऐश्वर्या उसके पास पहुंची। उसे नाब्या के पास पहुंचने में शाम 4:30 बज गए। ऐश्वर्या के मुताबिक इसके बाद उसने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल से भी बात की और उससे मिलने को कहा। इसके बाद नाब्याश्री ऐश्वर्या को अपनी कार में लेकर घर से यानी एसएमबी लेआउट से निकली और दोनों पीआर नगर पहुँचे। वहाँ से उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड यानी अनिल को पिक किया और फिर तीनों कई घंटे तक साथ रहे। असल में नाब्याश्री काफ़ी परेशान महसूस कर रही थी और अपनी सुरक्षा को लेकर ऐश्वर्या और अनिल से बात करना चाहती थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि नाब्याश्री के उसके पति किरण के साथ इन दिनों अच्छे रिश्ते नहीं थे। किरण उस पर शक किया करता था और अक्सर इस बात को लेकर दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ऐसे ही एक लड़ाई के बाद मंगलवार को ऐश्वर्या ने मुझे अपने पास बुलाया था। उसने मुझसे कहा कि वो ना तो घर में सुरक्षित महसूस कर रही है और ना ही बाहर, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए उसके साथ रहना चाहिए। हम दोनों भद्रावती से ही हैं, बचपन की सहेलियां हैं, इसलिए मैं उसके पास चली गई। इसके बाद हम बाहर निकल गए, साथ में थोड़ा वक्त गुजारे। रास्ते में हम अपने दोस्त अनिल से भी मिले, जिसने नाब्या को इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए पुलिस के पास जाने की भी सलाह दी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, नाब्या का कत्ल हो गया। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। असल में नाब्याश्री अपने दोस्त अनिल से मिलकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अनिल ने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह भी दी थी। अनिल का कहना था कि अगर पुलिस किरण को बुलाकर उसे पाबंद कर देगा तो शायद अगली बार वो उसके साथ दुर्व्यवहार से पहले सोचेगा। इस बातचीत के बाद 27 अगस्त को तीनों दोस्तों ने साथ मिलकर बाहर ही डिनर किया और फिर अनिल को छोड़कर नाब्याश्री और उसके दोस्त ऐश्वर्या एसएमबी लेआउट में नाब्याश्री के घर लौट आए। चूँकि नाब्या और उसके पति में अनबन चल रही थी, तो उसका पति किरण तब भी घर नहीं था। इसके बाद ऐश्वर्या उस रात नाब्याश्री के घर में ही रुक गई और दोनों सहेलियां साथ सो गई। ऐश्वर्या पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया है कि इसके बाद रात को क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं है। असल में ऐश्वर्या का कहना है कि बीती रात को साथ में डिनर करने के बाद उसने ड्रिंक भी ली थी, जिसके चलते वो गहरे नशे में थी।
रात को बिस्तर पर जाते ही उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन इसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। उसने पुलिस को बताया कि सुबह सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका बिस्तर खून से गीला हो चुका था। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की सुबह 9 बजे मेरी आंख खुल गई। असल में मुझे बिस्तर गीला गीला सा लग रहा था, जैसे बेड वेटिंग हो गई हो। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो बिस्तर में कोई और नहीं बल्कि खून ही खून मौजूद था। नाब्या मेरे बगल में बेजान पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। मैं ये सब कुछ देखकर बिल्कुल घबरा गई। चंद घंटे पहले मेरी जो दोस्त मेरे साथ थी, हम साथ में बातें कर रहे थे और वो मेरे बगल में सोई थी। सुबह होते होते किसी ने उसका गला काटकर उसकी जान ले ली। ये मेरे लिए किसी बुरे ख्याल की तरह था। लेकिन ऐश्वर्या का ये बयान पुलिस के भी बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस ने तस्दीक करने के लिए उससे पूछा कि आखिर रात में उसके बगल में सो रही उसकी सहेली का कत्ल हो गया, वो भी तब जब घर में तीसरा कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं चला। आखिर ऐसे कैसा हो सकता है? तो ऐश्वर्या ने इसका भी जवाब दिया। उसका कहना था कि वह शराब के नशे में थी। रात को भी गहरी नींद सो गई। उसे ना तो किसी की चीख सुनाई दी और ना ही कोई खटका ही लगा। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को ये पता चल चुका था कि किरण और नाब्या दोनों के पास घर की एक एक चाबी रहती थी, क्योंकि दोनों काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और अलग अलग वक्त पर घर लौटते थे। जिस तरह से आधी रात को कातिल ने घर के अंदर घुसकर नाब्या की हत्या कर दी और ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं, या फिर उसे पता नहीं चला कि यह बात ईश्वर इशारा कर रहा था कि कत्ल में उसके पति किरण का ही हाथ हो सकता है। वैसे भी नाब्या ने आखिरी बार अगर किसी से अपनी जान का खतरा बताया था तो उसका पति किरण ही था। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि किरण ने आधी रात को डुप्लीकेट की से घर की दरवाज़ा खोला, दबे पांव अंदर आया, उसने नाब्या की जान ली और फिर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। यानी इस वाक़ये का पूरा सीक्वेंस इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि नाब्या का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति किरण ही है। अगले रोज मामले का खुलासा होने के बाद उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और दूसरे सर्विलांस की मदद से पुलिस ने किरण को धर दबोचा। कहानी इतनी भर नहीं है। कुछ सूत्रों का कहना है कि वारदात की रात घर में घुसकर कातिल ने नाब्या को पहले घर में ही एक कुर्सी से बांधा, उसके साथ अत्याचार किया, फिर गला रेत कर हत्या कर दी। जबकि ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया है कि उसे उसकी सहेली की लाश उसके बिस्तर पर बगल में पड़ी हुई थी, जो खून से लथपथ थी और बिस्तर भी खून से भीग गया था। ऐसे में अगर एक वक्त के लिए ये मान लिया जाए कि आधी रात नींद में सो रही नाब्या का मुंह बंद कर कातिल ने उसका गला काट दिया, उसकी जान चली गई, तो भी बगल में सो रही उसकी दोस्त यानी ऐश्वर्या को इसका पता कैसे नहीं चला? यदि दूसरी थ्योरी के मुताबिक नाब्या को बिस्तर उठाकर पहले घर के अंदर ही टॉर्चर किया गया, फिर भी उसकी चीख या खटपट से उसकी दोस्त की नींद क्यों नहीं खुली? लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। यानी ऊपरी तौर पर यह मामला बेशक एक ओपन एंड शॉर्ट केस का लग रहा हो। पुलिस ने कातिल के तौर पर नाब्या के पति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना लग रहा है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक डांस इंस्ट्रक्टर का कत्ल आखिर कैसे और किन हालत में किया गया है, ये अब भी एक राज है। क्या किरण ने आधी रात को अकेले वारदात को अंजाम दिया या फिर उसके साथ कोई और था, यह भी सामने आना बाकी है। एक्सपर्ट यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शराब के नशे में किसी को इतनी गहरी नींद भी आ सकती है कि बगल में किसी की हत्या हो जाए और उसे कुछ पता ही नहीं चले। सवाल कई हैं, रहस्य बरकरार हैं। हेलो किटी मर्डर केस, जब मरने के बाद भूत बन गई लड़की, फिर खुद को ऐसे दिलवाया इंसाफ। दोस्तों ये खबर हांगकांग की है। साल 1999 जगह हांगकांग। 23 साल की लड़की को मिली
एक ऐसी मौत जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मामला भी बड़े ही अनोखे ढंग से सामने आया है। यहाँ खुद भूत बनकर लड़की ने अपने लिए न्याय मांगा। जी हाँ, आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि कैसे एक भूत ने अपने लिए इंसाफ मांग सकता है। तो बता दें कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। मई 1994 में 14 साल की बच्ची दोपहर के समय हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पहुंची है। लड़की को बुरी तरह घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर पसीना था। पुलिस वालों ने पूछने पर उसने बताया कि पिछले 3 से 4 हफ्तों से उससे एक महिला का भूत परेशान कर रहा है। पुलिस वाले हंसने लगे और लड़की कहती है कि ये सच है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। लड़की ने कहा कि मुझे एक महिला का भूत सपने में तंग कर रहा है। वह कई बार मुझे जख्मी हालत में तो कभी इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखाई देती है। कभी उसके गले को घोटा जाता है तो कभी उसे मारा जाता है। वो मुझसे मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो, फिर वह मर जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो वे उसके हल्के में लेते हैं और लड़की को वापस भेज देते हैं। लेकिन लड़की अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन आती है और यही बात दोहराती है। वो कहती है कि प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। फिर लड़की उन्हें कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। लड़की कहती है कि उस महिला का कत्ल हुआ है और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया है उनमें जाने अनजाने में मैं भी शामिल हूँ। लड़की की बात सुनकर पुलिस थोड़ी सीरियस होती है और मामले की जांच करने की सोचती है। लड़की पुलिस को बताती है कि उसी के अपार्टमेंट के एक फ्लैट में है, वहीं उस महिला का कत्ल हुआ है। फिर लड़की को साथ लेकर पुलिस उसी अपार्टमेंट के फ्लैट में पहुंचती है जहां का उसने जिक्र किया था। हांगकांग पुलिस ने जैसे ही उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला, वहां से एक अजीब से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने फ्लैट में देखा कि वहां ज़्यादातर सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ है। यहाँ तक कि पर्दे, टॉवल और चादर सब में हेलो किटी ही बना हुआ है। वहीं बेड पर एक जलपरी के आकार की हेलो किटी डॉल रखी हुई थी। ये डॉल काफ़ी अजीब लग रही थी। जैसे ही पुलिस डॉल की जांच करती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। डॉल के अंदर से एक इंसानी सिर रखा हुआ उन्हें मिलता है। सिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया है। साथ ही ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है। अब पुलिस मामले को लेकर और सीरियस होती है और उन्हें लड़की की बात पर यकीन हो जाता है कि उसकी बात में कहीं न कहीं सच्चाई है। पुलिस ने मान लिया था कि किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन अब इस बात का पता लगाना बाकी था कि ये सिर आखिर किसका है। पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई। कहानी कुछ यूँ थी कि हांगकांग में एक साधारण से परिवार में लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था फैन मैन ई। लेकिन बचपन से ही माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद वह चाइल्ड होम में ही रहने लगी। फिर वह बालिग हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वह ड्रग्स की इतनी आदी हो गई थी कि उसके बिना रह नहीं पाती थी, लेकिन कई बार पैसे न होने के कारण वह ड्रग्स की नहीं खरीद पाती थी। फैनमैन ई की ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वह साल 1997 में जिस्म फरोशी के धंधे में उतर आई। इससे जो भी पैसे उससे मिलता वह उससे ड्रग्स खरीद लेती। इसी तरह उसके दिन बीतते जा रहे थे। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, क्यों ना कहीं नौकरी कर ली जाए। जिसके बाद उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करते करते उसकी मुलाकात 34 साल के चैन मैन लोग से हुई, जो कि एक दलाल और ड्रग्स का डीलर था। उस समय फैन मैन ई की उम्र 23 साल थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन ई की एक दिन चैन मैन लोग के घर गई हुई थी। वहाँ चैन मैन लोग का पर्स पड़ा हुआ था।
चैनमैन लोग दूसरे कमरे में गया तो पीछे से फैनमैन ई ने उसका पर्स चुरा लिया। उस पर्स में 4,000 अमेरिकी डॉलर थे। फिर थोड़ी देर बाद फैनमैन ई वहाँ से चली गई। जैसे ही चैनमैन लोग का पता चला कि उसका पर्स वहाँ से गायब है, उससे पूरा यकीन हो गया कि ये काम फैनमैन ई का है। उसने अपने 2 शूटर्स बुलाया और फैनमैन ई को किडनैप करके एक पत्ते पर लाने को कहा। शूटर्स मालिक के कहने पर फैनमैन ई को उठा लाए। चोरी की घटना से चैनमैन ई काफ़ी गुस्से में था। उसने फैनमैन ई को कहा कि तुम्हें मेरे पैसे वापस देने होंगे। जब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जिसके बाद उसने फैनमैन ई से कई बार जिस्म फरोशी का धंधा करवाया। काफ़ी समय बाद भी जब फैनमैन लोग का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही लोगों से फैनमैन ई का रेप करवाना शुरू कर दिया। उसने एक अपार्टमेंट में फैनमैन ई को बंधक बनाकर रखा। फिर उसने उसके साथ टॉर्चर की सभी हदें पार कर दी। चैनमैन लोग को गुंडे रोजाना दिन में कई कई बार रेप करते थे। उसे मारते पीटते, उसे सिगरेट तक से जलाते थे। उसके सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर मुक्के मारते थे। चैनमैन लोग चूंकि एक दलाल था, उसने कई सारी मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा था। उन्हीं में से एक लड़की थी 14 साल की जिसका नाम था फोंग। काल्पनिक नाम है। फोंग भी मजबूरी में चैन के लिए काम करती थी। एक दिन फोंग को उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है। वहाँ का नज़ारा देखते ही वह दंग रह गई। दरअसल यहाँ फैनमैन ई को इलेक्ट्रिक तारों से बांधा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। खाने के लिए उसे इंसानी मलमूत्र दिया जा रहा था। उससे करीब 50 से ज़्यादा लोग बारी बारी से पंच मार रहे थे। ये सब देखकर फोंग काफ़ी हैरान थी। फिर उसे चैन के गुंडे कहते हैं कि वो भी फैन के सिर पर पंच मारे। फोंग छोटी थी, उसने भी तब फैन को कुछ पंच मार दिए। इसके बाद पूरे 1 महीने तक फैनमैन ई को इसी तरह टॉर्चर किया गया। फिर एक जो रोज़ फैनमैन की इस टॉर्चर के कारण मौत हो जाती है। चैन को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वह गुंडों को हुक्म देता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करो, फिर उसे पकाकर अलग अलग जगहों पर फेंक दो। ये सिलसिला चलता रहा। गुंडों ने फैनमैन ई के कई टुकड़ों को इसी तरह फेंक दिया, लेकिन अंत में फैनमैन ई का सिर बच गया। अब उसे कहाँ फेंके? इसी बात को लेकर चैनमैन लोग ने डिसाइड किया कि उसके सिर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दें ताकि ये किसी के हाथ न लगे। और हुआ भी यही। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कोई कत्ल कर सकता है। इसी तरह महीना बीत गया और मई 1999 में इसी 14 साल की लड़की ने पुलिस को पूरी बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई। लेकिन जब उसे पता चला कि फैनमैन ई की इस तरह मौत हुई है, वह सिहर उठी। वह उसके टॉर्चर को याद करती रही। काफ़ी कोशिश करती कि वह उसे भुला दे, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। लड़की ने बताया कि फिर वह उसके सपने में आने लगी और उसके सामने गिड़गिड़ाती कि वह उसे बचा ले। लड़की जब इन सब से परेशान हो गई तो उसने डिसाइड किया कि वह अब पुलिस को सब बता देगी, और उसने किया भी ऐसा ही। वहीं पुलिस ने भी अच्छे से मामले की जांच की और मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन कोर्ट में आरोपियों ने वकील ने ये दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फैनमैन ई की हत्या की गई है या उसकी मौत टॉर्चर से मिली है। आखिर में कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हो सकता है टॉर्चर से मिलने जख्मों को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। काफ़ी लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया। लोगों का कहना था कि आरोपियों को हत्या के लिए सज़ा दी जाए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए वह भी फैसले को लेकर मजबूर थी। लेकिन मामले ने एक और वजह से सुर्खियां बटोरी।
दरअसल कोर्ट ने जज ने बताया कि जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कोर्ट में हुई। उन्हें कई बार कोर्ट में बैठी महिलाओं में फैनमैन ई का चेहरा दिखता था। कई बार कोर्ट रूम में लाइट जलती बुझती रहती थी। इसी के साथ जिस अपार्टमेंट में फैनमैन ई के साथ यह बर्बरता हुई, वहाँ भी नए किराएदारों ने ये कहते हुए घर खाली कर दिया कि उन्हें वहाँ फैनमैन ई दिखाई देती है। पड़ोसियों ने भी कहा कि उन्हें फैनमैन ई के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। 15 साल के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने अपार्टमेंट के ऑनर की रजामंदी से अपार्टमेंट को गिरवा दिया ताकि लोगों को कोई परेशानी न आए।